हेलो, हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विद रोनित। दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियोस और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 3 नए कानून हमारे लिए दे दिए गए हैं, जिसमें कि पहला कानून हमको दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। जी हाँ साथियों, जो कि रिपील करके बनाया गया है हमारे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 को। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सेक्शंस का जो अरेंजमेंट था, इस सेक्शंस के अरेंजमेंट को कहीं ना कहीं यहाँ पे चेंजेस हमको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के चैप्टर नंबर 5 के बारे में। जी हाँ साथियों, वही सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 5 की हम बात कर रहे हैं और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। यह है हमारा बीएनएसएस 2023 की हम बात करते हैं और इधर हम बात करते हैं सीआरपीसी 1973 की बात करते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता था, अगर हम सीआरपीसी को देखें, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 को देखें, तो जो हमारा अरेस्ट का प्रोसीजर दे रखा था वो चैप्टर नंबर 5 में दे रखा था। कहां पे? तो चैप्टर नंबर 5 में दे रखा था। सेम एज यूजुअल अगर आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को देखेंगे तो इसमें भी चैप्टर नंबर 5 में ही दे रखा है। अगर हम बात करते हैं कि कहां से इनकी स्टार्टिंग होती थी, तो स्टार्टिंग इनका होता था सेक्शन नंबर 41 से स्टार्ट होता था। और इसकी अगर हम स्टार्टिंग की बात करते हैं कि ये कितने नंबर सेक्शन से स्टार्ट होता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो साथियों ये स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 35 से। तो आपको एक टेंटेटिव आइडिया मिल गया कि अच्छा, ये तो स्टार्ट होता था सेक्शन नंबर 41 से, जो कि हमारा सीआरपीसी था, पुराना सीआरपीसी, और ये स्टार्ट कहां से हो रहा है? सेक्शन नंबर 35 से। तो सेक्शंस के अरेंजमेंट के बारे में मैंने ऑलरेडी आप सभी लोगों से इंडेक्स को डिस्कस कर ही लिया है। साथियों, आप देखते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस किया गया है। अगर हम अंदर के कंटेंट को देखना चाहेंगे तो देखने के लिए हमें मिलेगा कि क्या सीआरपीसी का डिट्टो प्रोविजन हमको हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में ही डाल दिया गया है कि प्रोविजंस में भी किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस किया गया है। साथियों, जब आपको पता है कि जब पुलिस अरेस्ट करने जाती थी तो किस तरह से जाती थी, जो कि हम लोग सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 46 में उसको पढ़ने का काम करते थे। हाउ मेड अरेस्ट, अरेस्ट कैसे किया जाता था, कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलती थी तब जाके पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर लेता था, या फिर कोई ओरल इंटिमिडेशन आता था तब पुलिस आपको अरेस्ट कर लेता था। उन सभी चीजों को हम यहाँ पे धूमधाम से पढ़ने वाले हैं अपने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में। देखिए, आइए इसको डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या ये आपको कहना चाहता है, क्या आपको बताना चाहता है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। सबसे तो पहले आपको यही दिख रहा होगा चैप्टर नंबर 5, जिस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं जिससे कि आपको पता चलता रहे। बीएनएसएस 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की बात करते हैं। इसमें बात किस कर रहा है? कर रहा है अरेस्ट ऑफ पर्सन। किसी भी व्यक्ति को अगर अरेस्ट करना है तो कैसे किया जाएगा? अरेस्ट करने का एक पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है। ऐसे तो नहीं कि मन किया किसी व्यक्ति को हम जा रहे हैं उठा करके लेकर के चले आ रहे हैं। अरे कैसे हम उठा करके किसी भी व्यक्ति को ला सकते हैं? जैसे हम उसको उठाते हैं उसका पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट कर्टेल हो जाता है, और हमें इजाजत नहीं देता है हमारे देश का संविधान कि हमें किसी के भी फंडामेंटल राइट को कर्टेल करने की। आर्टिकल नंबर 14 को देखिए, आर्टिकल 19 को देखिए, आर्टिकल नंबर 21 को देखिए। ये डंडा लेकर के खड़े रहते हैं कि तुम किसी भी व्यक्ति को ऐसे नहीं गिरफ्तार कर सकते हो। यही चीज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या कर रहा है। अगर हम लैंग्वेजेस में जाते हैं, एनी पुलिस ऑफिसर, कभी भी जब हम अरेस्ट की बात करते हैं तो मे, वो मंथ वाला मे की बात नहीं करते हैं, मे की बात करता है। पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट एनी पर्सन, सेल में नहीं चलता है। अरेस्ट किस में चलता है? तो जो भी अरेस्ट का हमारा प्रोविजन होता है साथियों, वो सभी के सभी मे में चलता है। तो यहां पर देखिए लिखा है, एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट में अरेस्ट एनी पर्सन। यहां पे अरेस्ट किया जा सकता है किसी भी पर्सन को। कैसे अरेस्ट किया जा सकता है? तो विदाउट वारंट के भी अरेस्ट किया जा सकता है। पहले ये हमारा प्रोविजन, सेम डिट्टो प्रोविजन हमको सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 41 में देखने के लिए मिलता था, लेकिन वही सेम डिट्टो प्रोविजन हमें कहां देखने के लिए मिल रहा है? तो हमें देखने के लिए मिल रहा है हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में। अब कैसे कैसे अरेस्ट किया जा सकता है? कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करने पे आपको
पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार कर सकता है विदाउट वारंट के। कोई रीजनेबल अगर कंप्लेंट कर दिया जाता है तो उस रीजनेबल कंप्लेंट के बिहाफ पे भी पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट कर सकता है। साथ ही साथ कोई रीजनेबल डाउट अगर पुलिस वाले को लग रहा है आपके ऊपर, तो रीजनेबल डाउट के बिहाफ पे भी पुलिस ऑफिसर आपको क्या कर सकता है, आपको अरेस्ट कर सकता है। साथ ही साथ कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन अगर रिसीव हो जाती है उसको कि नहीं इस व्यक्ति को गिरफ्तार करना जरूरी है, तो उस व्यक्ति को भी पुलिस वाला क्या कर सकता है, विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकता है। अगर हम गिरफ्तारी की बात करते हैं साथियों, तो कहां से होता था, कैसे होता था, इसका ओरिजिनेशन हमको अरेस्ट के प्रोविजन से नहीं बल्कि सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 12 से देखने के लिए मिलता था, जहां पे हमको अरेस्ट के प्रोविजंस को ना दे करके सेक्शन नंबर 154 देखने के लिए मिलता था। सेक्शन नंबर 154 हमारा क्या कहता था, हम लोग जाते थे सेक्शन नंबर 154 में और वहां पे क्या करवाते थे, लॉजिंग ऑफ एफआईआर करवाते थे। जैसे ही हम लोग एफआईआर की लॉजिंग करवा देते थे, पुलिस ऑफिसर क्या होता था, पुलिस ऑफिसर हरकत में आ जाता था और जिसके खिलाफ हम लोग एफआईआर की लॉजिंग कराते थे उस व्यक्ति को जाता था और पुलिस वाला गिरफ्तार करके लेकर के आता था। यह प्रक्रिया हम सभी लोगों ने पढ़ा था सीआरपीसी के टाइम, जब हमारा सीआरपीसी धूमधाम से प्रिवेल कर रहा था और आज भी सीआरपीसी ही प्रिवेल कर रहा है। अभी इसको सिर्फ और सिर्फ बनाया गया है, प्रेसिडेंट का एसेंट दिया गया है, लेकिन अभी तक इसको लागू नहीं किया गया है। तो दोनों बातों को आपको समझना है कि सीआरपीसी हमारा एट दैट टाइम क्या कह रहा था और हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 क्या कह रहा है। बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है कि हम नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गया है, इसमें जो भी प्रोविजन आएंगे सभी के सभी नए प्रोविजन आएंगे। नहीं, एज यूजुअल जो डिट्टो आपको प्रोविजन सीआरपीसी में देखने के लिए मिल रहा था वही प्रोविजन सेम यहां पे भी है। कह रहा है ए वाले में, वहां पे भी सीआरपीसी में भी इसी तरह से प्रोसीजर आपके सामने लिखा था, हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कोई भी अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया जाता है तब विदाउट वारंट पुलिस ऑफिसर आपको क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है। बी वाले में कह रहा है अगेंस्ट हुम अ रीजनेबल कंप्लेंट, अगर किसी भी प्रकार का कोई भी उपयुक्त रीजनेबल कंप्लेंट मिलता है कि नहीं उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना जरूरी है, या फिर किसी भी टाइप का कोई भी इंफॉर्मेशन आपको रिसीव होता है कि नहीं उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना ज्यादा जरूरी है, नहीं तो पता चलेगा वो दूसरा एक्ट कमिट कर देगा, या फिर जो भी हमारे पास एविडेंसेस होने वाले हैं उस एविडेंसेस के साथ वो छेड़छाड़ करेगा, एविडेंस की टेम्परिंग कर देगा, इसलिए क्या किया जा सकता है, इसलिए उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। कह रहा है और एनी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड और अ रीजनेबल सस्पिशन, या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी रीजनेबल सस्पिशन होता है तब भी पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, सेक्शन नंबर 35 के अकॉर्डिंग, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन नंबर 35 के अकॉर्डिंग जा करके धूमधाम से उनको गिरफ्तार करके ला सकता है। साथ ही साथ देखिए कह रहा है दैट ही हैज कमिट cognizable offenses punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 year। ये बात आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा कितने ईयर की बात कर रहा था, तो सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 41 भी कह रहा था 7 ईयर की बात कर रहा था, और आपके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का भी सेक्शन नंबर 35 किसकी बात कर रहा है, तो 7 ईयर की बात कर रहा है। 7 ईयर और विच में बी एक्सटेंडेड टू 7 ईयर वेदर इनटू और विदाउट फाइन इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाई, नेमली अगर 7 साल की हम बात करते हैं तो 7 साल में क्या कहा जा रहा है, क्या 7 साल है, आपको भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि 7 साल क्या कर रहा है। कह रहा है कि अगर उसने ऐसा कोई ऑफेंस किया है जिसकी सजा 7 साल की हो, अगर 7 साल या 7 साल से ऊपर का उसने ऑफेंस किया है, एट दैट टाइम हम क्या करेंगे, हम उसको गिरफ्तार करके लेकर के चले आएंगे। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, फर्स्ट यहां पे कह रहा है द पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ सच कंप्लेंट। अब क्या कंप्लेंट किया गया है, क्या रीजन टू बिलीव हो सकता है, वही रीजन टू बिलीव जो कि हम लोगों ने कहां पढ़ा था, आईपीसी में पढ़ा था, इंडियन पेनल कोड में पढ़ा था, सेक्शन नंबर 26 में पढ़ा था, वही एज यूजुअल रीजन टू बिलीव कर रहा है, वही रीजन टू बिलीव की बात कर रहा है। विश्वास करने का कारण होगा, किसको विश्वास करने का कारण होगा, तो इसी पुलिस ऑफिसर को विश्वास करने का कारण होगा। The police officer has reason to believe on the basis of such complaint, information or suspicious that such person has committed the said offenses। उसी व्यक्ति के द्वारा इस टाइप के offenses कमिट किए गए होंगे, इसकी बात सबसे पहली बात कर रहा है। और
क्या कह रहा है, रीजन होना चाहिए बिलीव करने का, विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि नहीं ये जो ऑफेंस कमिट किया गया है इसी व्यक्ति के द्वारा कमिट किया गया है, इसीलिए हम इस व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, इसीलिए हम इस व्यक्ति को यहां पे अरेस्ट करने का काम कर रहे हैं। आगे देखिए सेकंड वाले में क्या कर रहा है, द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी। अरेस्ट करना भी नेसेसरी होता है। क्यों नेसेसरी होता है, इसलिए नेसेसरी होता है टू प्रिवेंट द फर्दर ऑफेंसेस, इसलिए अरेस्ट करना जरूरी होता है कि कहीं जाकर के दूसरा ऑफेंस ना कर दे। पता चला एक आदमी का कत्ल किया और एविडेंस को छुपाने के चक्कर में पता चला कि 2 आदमी का और कत्ल कर दिया, तो इसके लिए उस व्यक्ति को क्या करना जरूरी होता है, इसके लिए टू प्रिवेंट फर्दर ऑफेंसेस उस व्यक्ति को अरेस्ट करना जरूरी होता है। पहला, टू टेम्पर द एविडेंसेस, किसी भी प्रकार से किसी भी साक्ष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ ना करे वो व्यक्ति, अपने मसल्स पावर के हिसाब से वो कर सकता है, पैसे के बिहाफ पे वो क्या कर सकता है, अपने एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, एविडेंस मिटा सकता है। इसलिए पुलिस ऑफिसर उसको क्या करती है, पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को धूमधाम से गिरफ्तार करने का काम करती है। साथ ही साथ टीआईपी वो किसी को ना दे सके, किसी भी व्यक्ति को ना वो थ्रेट दे सके, ना इंड्यूसमेंट दे सके, ना किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉमिस दे सके। ऐसा भी कुछ लोग होते हैं कि ऑफेंस कर लेते हैं, ऑफेंस करने के बाद कहते हैं मैं तुमको इतना पैसा भिजवा दूंगा, मैं तुमको नौकरी लगवा दूंगा, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, तुम जा करके गवाही न दो, तुम जा करके ये बात थाने पे या कोर्ट पे न बताओ। इस प्रकार की भी चीजें देखने के लिए हमारे समाज में बहुत मिलती हैं। इस कारण भी पुलिस ऑफिसर क्या करता है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है कि इस टाइप के वो एक्ट्स न कमिट करे। साथ ही साथ कोर्ट भी तो बुलाती है कि उस व्यक्ति को लाओ जिस व्यक्ति के द्वारा इस टाइप का ऑफेंस कमिट किया गया था, उस व्यक्ति को भी हमारे पास लेकर के आओ। उसको जरूरी है कोर्ट में जाना, तो कोर्ट बुलाए, और कोर्ट जब बुलाती है और एट दैट टाइम वो व्यक्ति नहीं मिलता है तब जाके समस्या होती है। इसीलिए क्या किया जाता है, इसीलिए उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है। ये सारे के सारे गाइडलाइन आप यहां पर देखते चलिए। कह रहा है टू प्रिवेंट सच पर्सन फॉर कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंसेस। यही फर्दर ऑफेंसेस वाली बात मैंने ऑलरेडी आप सभी लोगों को बता दिया, और यहां पे आपको ए नंबर पॉइंट में ये देखने के लिए मिल रहा है कि कोई भी फर्दर ऑफेंसेस वो जाकर के आगे कमिट ना करे, इसलिए उस व्यक्ति को विदाउट वारंट गिरफ्तार कर लिया जाता है। बी वाले में कर रहा है फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंसेस, इसलिए भी गिरफ्तार किया जाता है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जा सके, इसलिए उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना विदाउट वारंट यहां पे जरूरी होता है। साथ ही साथ कह रहा है सी वाले में टू प्रिवेंट सच पर्सन फॉर कॉजिंग द एविडेंस ऑफ द ऑफेंसेस टू डिसअपीयर और टेम्परिंग विच सच एविडेंसेस इन एनी मैनर, और इसलिए भी उसको गिरफ्तार किया जाता है कि किसी भी प्रकार से किसी भी एविडेंसेस के साथ वो टेम्परिंग न करे। नहीं तो रसूखदार व्यक्ति होते हैं, ऑफेंस करते हैं और ऑफेंस करने के बाद उस सबसे पहले सबूत को ही मिटाने का काम करते हैं। और कोर्ट ऑफ लॉ में क्या चलता है, तो कोर्ट ऑफ लॉ में सबूत ही चलता है। और कौन सा सबूत चलता है, तो रेलिवेंट, जो रेलिवेंट हमारे फैक्ट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट फैक्ट को ही हम देने का काम करते हैं। और पता चला कि भाई साहब क्या हैं, भाई साहब मसल्स पावर वाले हैं, बहुत रसूखदार व्यक्ति हैं, बहुत पैसे वाले हैं, इन्होंने पूरे के पूरे एविडेंसेस के साथ क्या कर दिया, पूरे के पूरे एविडेंसेस का कबाड़ा इन्होंने निकाल करके रख दिया। तो कैसे प्रूफ कर सकता है कोई, उसी लिए इनको क्या किया जाता है, विदाउट वारंट इनको अरेस्ट करने का यहां पे काम किया जाता है। डी वाले में देखिए, ये सारे के सारे ग्राउंड्स आप लोगों ने सीआरपीसी में भी देखा होगा, डिट्टो यहां पे रखने का काम किया गया है। कोई भी चेंजेस आपको यहां पर देखने के लिए एज सच नहीं मिल रहा है। टू प्रिवेंट सच पर्सन फॉर मेकिंग एंड इंड्यूसमेंट, किसी भी प्रकार का वो किसी भी व्यक्ति को इंड्यूसमेंट नहीं दे सकता है, किसी भी प्रकार का कोई थ्रेट नहीं दे सकता है, किसी भी प्रकार का कोई भी वो प्रॉमिस नहीं दे सकता है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को टीआईपी करके बताया था, थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस की बात ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि वो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकता है, थ्रेट दे सकता है, इंड्यूसमेंट दे सकता है और प्रॉमिस दे सकता है कि चलो जो भी तुम्हारे साथ घटना हुआ उस घटना को भूल जाओ, मेरे से इतना पैसा ले लेना, या जो भी चीज तुमको लेना होगा तुम मेरे से ले लेना और उस घटना को तुम क्या कर दो, भूल जाओ। ये सारी चीजों को समाप्त करने के लिए ही ये प्रोसीजर को अपनाया जाता है कि उस व्यक्ति को सबसे पहले क्या करना होता है, उस व्यक्ति को सबसे पहले गिरफ्तार करने की आवश्यकता होती है। आगे देखिए, आगे वाले में ई वाले पोर्शन में क्या कहा जा रहा है। अगर हम ई वाले को देखते हैं, as unless such person is arrested his presence in the court whether required cannot be ensured, इसलिए भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना आवश्यक होती है। क्या पता कब कोर्ट का दिमाग घूम जाए, कोर्ट कहे कि उस व्यक्ति को लेकर के आओ, पुलिस वाला कहां से लेकर के आएगा, अरे तभी तो लेकर के आएगा जब उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया रहेगा। इसीलिए उस व्यक्ति को क्या करना होता है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना विदाउट वारंट जरूरी होता है।
ये सारा का सारा मामला सेक्शन नंबर 41 में हम लोग पढ़ते थे, लेकिन आज का जमाना ऐसा आ गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन नंबर 35 के अंतर्गत हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं। एंड द पुलिस ऑफिसर शैल रिकॉर्ड व्हाइल मेकिंग सच अरेस्ट द रीजन इन राइटिंग। जो भी पुलिस ऑफिसर उनको अरेस्ट करने जाएगा, साथ में रीजन कैसे देगा, रीजन उनको बताएगा, लिखित में रीजन बताएगा कि तुम्हें इस कारण से गिरफ्तार किया गया है। तो ये बात आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। यहां पे एक प्रोवाइडेड भी दिया है, कह रहा है प्रोवाइडेड दैट अ पुलिस ऑफिसर शैल in all cases whether the arrest is a person is a not required under the provision of subsection record the reason in writing for making the arrest। सभी मामलों में जरूरी नहीं होता कि पहले हम उनको लिखित में ही दें कि भैया तुमको ये किए थे, तुम पहले लिखित में ले लो तभी हम जाके तुमको अरेस्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यह है एक प्रोविजो है, उनको देना पड़ेगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसे कंडीशन है, कुछ ऐसे कुख्यात अपराधी हैं जिनको अरेस्ट करते समय वो लिख करके अगर देने लगा तो पता चला कि अपराधी 9-2-11 हो गया, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए एक प्रोविजो दे रखा है कि अगर एट दैट टाइम नहीं भी लिख करके दिया जा रहा है तो भी वहां पे काम हम लोग चला सकते हैं। आगे देखिए, आगे वाले में क्या कह रहा है, आगे वाले में कह रहा है कि सी वाले में अगेंस्ट हुम क्रेडिबल इंफॉर्मेशन। क्रेडिबल इंफॉर्मेशन की भी मैंने आप सभी लोगों से चर्चा की थी कि कोई भी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलता है, उस क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे भी पुलिस ऑफिसर क्या कर सकती है, विदाउट वारंट जा करके उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। साथ ही साथ आगे देखिए कर रहा है अगेंस्ट हुम क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड दैट द कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पनिशेबल विथ इंप्रिजनमेंट अ टर्म विच में एक्सटेंड टू मोर देन 7 ईयर। इसी मामले में जाकर के क्रेडिबल इंफॉर्मेशन उसी मामले में होगा जिस मामले में 7 साल या 7 साल से ऊपर का अगर भाई साहब के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी ऑफेंस कमिट किया गया होगा, तभी जाकर के इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, अरेस्ट करने का काम किया जाएगा। किसके अंतर्गत, जब क्रेडिबल इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है तब की बात कर रहा है। साथ ही साथ कर रहा है वेयर विच और विदाउट फाइन, या तो विथ या विदाउट फाइन होना चाहिए, और विच डेथ सेंटेंस एंड द पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन that such person has committed that said offenses। उस व्यक्ति के द्वारा उस टाइप के ऑफेंसेस कमिट किए गए होंगे। ये पूरा का पूरा विश्वास करने का कारण होगा अगर इस प्रकार का कोई भी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हमको मिलता है कि भाई साहब के द्वारा 7 साल या 7 साल से के ऊपर का कोई भी ऑफेंस कमिट किया गया होगा, तभी जाकर के यहाँ पे क्या किया जाएगा, तभी जाकर के यहाँ पे उनको अरेस्ट करने का काम किया जाएगा। अगर क्रेडिबल इंफॉर्मेशन का मामला हमारे सामने आता है तो ये सारा का सारा ये डिट्टो हमारा सीआरपीसी है, जो भी सीआरपीसी में लिखा गया था वो सारा का सारा आपके सामने यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, प्रोक्लेमेशन के बारे में भी, जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होते हैं उनके लिए भी क्या कहा जाता है, उनको भी अरेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। हु हैज बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर ईदर अंडर। अब देखिए यहां पे आपको चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है। पहले यहां पे कोड हुआ करता था, लेकिन आप सब लोग क्या पढ़ रहे हैं, आप सभी लोगों के द्वारा पढ़ा जा रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो अब कोड नहीं होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे संहिता होगा। तो यहाँ पे मैंने उसको राउंड में कर दिया है कि आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब आप अपने मेन एग्जामिनेशन में आंसर राइटिंग करेंगे तो आप जरूर विशेष ध्यान देंगे कि आप वहां पे कोड नहीं लिखेंगे, वहां पे क्या लिखेंगे आप, वहां पे आप संहिता ही लिखेंगे, तभी जाकर के आपके अच्छा मार्क्स मिलने वाला है। या फिर अगर आप कोड लिखते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे आपके मार्क्स को काटने का काम किया जाएगा। ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और in whose possession anything is found which may be resemble or suspected to be stolen property and who may reasonably to be suspected of having committed an offense with reference to such things की बात कह रहा है कि उस दशा में भी पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। अब आप कहेंगे कि किस दशा में, पुलिस ऑफिसर को लग रहा है, उसके ऊपर सस्पेशन है, डाउट करना चाहता है, पुलिस ऑफिसर को डाउट लग रहा है कि ये कुछ ऐसा चीज लेकर के जा रहा है, कुछ ऐसी स्टोलन प्रॉपर्टीज को ये लेकर के जा रहा है जिससे कि उसको गिरफ्तार करना जरूरी है। पता चला कि आज ही के पेपर में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि एक व्यक्ति है, उसको एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है, उसके पास 15 देशों की करेंसी थी। तो 15 देश की करेंसी थी तो उसको उस बिहाफ पे उसको व्यक्ति को क्या किया गया है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। किसी व्यक्ति के पास कोई भी स्टोलन प्रॉपर्टीज होती है तो उस
स्टोलन प्रॉपर्टी के बिहाफ पे भी उस व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। आप सभी लोगों के द्वारा तमाम मूवीज देखी जाती होगी, उस मूवीज में आप लोग देखते होंगे कि कोई विदेश से आता रहता है और पुलिस ऑफिसर को पहले से इंफॉर्मेशन हो जाती है कि वो व्यक्ति इतना अफीम, इतना गांजा, इतना व्हाटएवर लेकर के आ रहा है, तो पुलिस उसकी क्या करती है, रेकी करती है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है विदाउट वारंट। सेम वही चीज आपको यहां पर दिमाग लगाना है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, पूरा का पूरा ये सीआरपीसी आपका जो यहां पे आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ रहे हैं, ये पूरा का पूरा आपका मूवी है। मूवी से कोरिलेट करिए किस किस तरह से मूवीज में अरेस्ट करने का काम किया जाता है, सेम एज यूजुअल यहां पे भी ये चल रहा है। आगे करिए, एफ वाले क्लॉज को देखिए, कर रहा है हु ऑब्स्ट्रक्ट अ पुलिस ऑफिसर व्हाइल इन एग्जीक्यूटिंग ऑफ हिज हर ड्यूटीज की बात कर रहा है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर है वो अपना ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा है और ड्यूटी डिस्चार्ज करने में हम किसी भी प्रकार का कोई भी विघ्न उसके ऊपर पैदा कर रहे हैं, वो ड्यूटी करने जा रहा है, पता चल रहा है हम उसकी गाड़ी का पहिया ही पंचर कर दे रहे हैं, वो जाना कहीं और चाहता है, हम क्या करते हैं बीच में उसको रोक करके उसको कुछ कहने लगते हैं, तो एट दैट टाइम भी पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, एट दैट टाइम भी पुलिस ऑफिसर आपको गिरफ्तार कर सकता है। साथ ही साथ कर रहा है, कैसे गिरफ्तार कर सकता है, तो विदाउट वारंट आपको गिरफ्तार कर सकता है। हु हैज एस्केप्ड और अटेम्प्ट टू एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी की बात कर रहा है। अगर आपसे कहा जा रहा है कि रुक जाओ तुमको गिरफ्तार करना है, लेकिन आप क्या कह रहे हैं, आप भागने लग रहे हैं, जेल में कैदी था, जेल से कैदी निकल करके भागने लगा, अरे तुमको 24 घंटा के लिए बस पुलिस रखी है, आने और जाने का समय छोड़ करके मजिस्ट्रेट के सामने उसको ले जा करके पेश किया जाता है, पता चला कि उसको गिरफ्तार करके लाया पुलिस और 2 घंटा में वो भागने लगा, तो भी उस व्यक्ति को क्या कर सकता है, पुलिस स्केप कर रहा है तो भी उस व्यक्ति को पुलिस जा करके फिर से दौड़ा करके जिस तरह से भी हो सकता है उसको गिरफ्तार करने का काम करेगी। आगे देखिए क्या कर रहा है, हु इज रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ डिजर्टर। डिजर्टर को भी आप क्या कर सकते हैं, अब डिजर्टर कहां पे होते हैं, किसको हम लोग डिजर्टर कहते हैं, जैसे आर्म फोर्स होती है, देश की आर्म फोर्स है, उस आर्म फोर्स में से कुछ ऐसे भी सैनिक होते हैं जो नौकरी छोड़ करके भाग जाना चाहते हैं, तो वहां से ओरल इंटिमिडेशन आती है कि वो आर्म्ड फोर्स का आदमी है, आप उसको क्या कर सकते हैं, पुलिस वाले भाई साहब आप उस व्यक्ति को गिरफ्तार करिए। ये कहां से इंटिमिडेशन आती है, तो ये केंद्र सरकार के द्वारा, क्योंकि आर्मी की जो पुलिस होती है वो केंद्र सरकार की पुलिस होती है, और कहां से आती है, तो ये यूनियन से आती है। और हु हैज बीन कंसर्न्ड इन और एंड अगेंस्ट हुद रीजनेबल कंप्लेन हैज बीन मेड और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड और अ रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्टेड of his having been concerned in any act committed at any place outside India which it committed in India would have been punishable is offenses। जो भी चीजें अभी तक मैंने आप सभी लोगों को बताया, जिसमें मैंने आप लोगों को रीजनेबल कंप्लेंट के बारे में बताया था, साथ ही साथ रीजनेबल सस्पिशंस के बारे में मैंने बताया था, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के बारे में बताया था, वही सभी चीजों के बारे में फिर यहां पे आपसे बता रहा है कि अगर इन सभी में से किसी भी टाइप का एक्ट किया गया होगा तो उस व्यक्ति को कैसे हम गिरफ्तार करेंगे, तो इसमें गिरफ्तार करेंगे, में गिरफ्तार करेंगे। कभी भी गिरफ्तारी हमारी सेल में नहीं चलती है, गिरफ्तारी हमारी किस में होती है, तो गिरफ्तारी हमारी में होती है। उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जाएगा नहीं, गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा आपने लैंग्वेजेस को यहाँ पे पढ़ने का काम किया, वही सेम लैंग्वेजेस आपको देखने के लिए मिल रहा है जो कि आपके कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में दे रखा था। आगे हम चलते हैं, आगे के और भी सेक्शंस को देखेंगे, यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें वही बताई जा रही हैं। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे सेक्शन नंबर 36 को देखिए, सेक्शन नंबर अभी तक 35 को आप सभी लोगों ने देखने का काम किया, ये सेक्शन नंबर 36 है। सेक्शन नंबर 36 जब हम लोग सीआरपीसी पढ़ते थे तो सेक्शन नंबर 41A आता था, 41B आता था, 41C आता था और 41D आता था। वही आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है, जो सेक्शन नंबर 41A की हम बात कर रहे हैं, 41B की बात कर रहे हैं, 41C की बात कर रहे हैं, 41D की बात कर रहे हैं, इन सभी को क्या दे दिया गया, इन सभी को एक एक सेक्शंस प्रोवाइड यहां पे करने का काम किया गया है। क्योंकि जब नया मकान बनता है तो नए मकान में सबको एक एक कमरा देने का काम किया जाता है। सभी लोग का मानना होता है कि नया घर बन रहा है तो उसमें मेरे लिए भी एक कमरा जरूर होगा, तो क्यों हम पुराने ही कमरे में रहें। इनको क्या किया गया है, इनको भी एक नया नया कमरा यहां पर देने का काम किया गया है, मींस कि एक एक सेक्शन इन लोगों को भी अलॉट करने का यहां पे काम किया गया है। तो जो 41A था
उसको एक सेक्शन, जो 41B था उसको एक सेक्शन, जो 41C था उसको एक सेक्शन। इसीलिए जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आप हमारा देख रहे हैं, पहले 484 मींस की 484 सेक्शंस हमारे सीआरपीसी में हुआ करते थे 1973 वाले में। लेकिन अगर अब आप देखेंगे बीएनएसएस 2023 को अगर आप देखेंगे तो इसमें आपके पास 531 सेक्शन देखने के लिए मिलेंगे। और आप यही सेक्शन देख करके घबरा जा रहे हैं कि 531 सेक्शन दे दिया, कैसा बना दिया भाई, ये तो गजब कर दिया। अरे कुछ नहीं किया, जो ये ABCD वाला मामला था इन सभी को अलग अलग सेक्शंस दे दिया। पहले प्ली बार्गेनिंग का हमारे पास एक चैप्टर आया हुआ करता था, चैप्टर नंबर 21A प्ली बार्गेनिंग की बात करता था। उसमें ABCDEFGHIJKL उसमें 12 सेक्शंस हुआ करते थे। उन 12 सेक्शंस को क्या कर दिया गया, अलग से एक एक सेक्शन दे दिया। तो 12 सेक्शंस को अलग सेक्शन दे दिया। 25A हमारा अलग से सेक्शन हुआ ही करता था, 53A हमारे पास अलग से सेक्शन हुआ ही करता था, 166A हमारे पास अलग से सेक्शन हुआ करता था, 166B हमारे पास अलग से सेक्शन हुआ करता था। तो इन सभी को अगर एक एक सेक्शंस दे रहा है तो ये सेक्शन 531 वही सेक्शन है जो हम पुराना सीआरपीसी पढ़ते थे, वही है। आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है कि अब तो 531 सेक्शन हमको दे दिया गया है। पहले हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 484 ही सेक्शन हुआ करता था, अभी भी उतना ही है, उससे कम ही किया गया है। 484 से कम किया गया है, 531 बढ़ाने का काम नहीं किया गया। इसमें ABCD करके दिया गया था, तो क्या आप 484 में ABCDE को नहीं पढ़ते थे? बिल्कुल पढ़ते थे। इसी तरह से आपको यहाँ पे सेक्शन दे दिया गया है। तो सेक्शन नंबर 36 की कहानी हम यहाँ पर शुरू करते हैं। क्या कहा जा रहा है सेक्शन नंबर 36 में, आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 36 को। एक मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिए। देखिए सेक्शन नंबर अगर 36 की हम यहाँ पे बात करते हैं तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एवरी पुलिस ऑफिसर वाइल मेकिंग एंड अरेस्ट सेल, जब कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने जाएगा तो कैसे जाएगा, जाने के लिए भी तो एक प्रोसीजर होता है ना। जब हम प्रोसीजर पढ़ रहे हैं तो हर एक चीज के प्रोसीजर के बारे में हमें जानकारी होना ही चाहिए। जब कोई पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने जाएगा तो अपने ड्रेसअप में जाएगा। ऐसा नहीं कि घर का हम ड्रेस पहने, हम लोअर टी शर्ट पहने, हम चल दिए किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए। अरे पता चला वो नहीं पहचाना, अरेस्ट करने आप गए, वही तो झापड़ आपको मार करके भाग गया। बाद में वो कहते हैं साहब ये तो ड्रेस में थे ही नहीं, हमको पता ही नहीं चला कि ये पुलिस है। तो आप उसके ऊपर कैसे इल्जाम लगाएंगे, आप नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए प्रोसीजर बताया गया। प्रोसीजर ये कहा जाता है कि जब पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने जाएगा तो कैसे जाएगा, बियर एक्यूरेट विजिबल क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम। जो यहाँ पे उसका बैच लगा होता है, उसके हार्ट पे जो यहाँ पे सीने पे जो बैच लगा होता है, उस बैच पे उसका नाम लिखा होता है, वो ड्रेस पहन करके जाएगा और साथ ही साथ अपने बैच को पहन करके ही जाएगा, जिससे कि ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि नहीं ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति क्या है, ये व्यक्ति पुलिस है और ये व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए आया है। तो पूरा का पूरा यहाँ पे प्रोसीजर आपके सामने दे रखा है। देखिए यहाँ पे लिखा है बियर एन एक्यूरेट विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम व्हाइल वी फैसिलिटेट इजी आइडेंटिफिकेशन। इसलिए पहन करके जाना चाहिए कि सामने वाला आपको आसानी से पहचान सके कि नहीं आप ही पुलिस ऑफिसर हो और आप मेरे को क्या करने आए हैं। अगर गिरफ्तार करने आए हैं तो आप ही गिरफ्तार करने आए हैं। पता चला कि हम पुलिस वाले हैं, हम लोअर टी शर्ट पहन के चल दिए तो फिर खेला हो जाएगा, आप ही को बजा करके चल देगा। बी वाला में देखिए कह रहा है प्रिपेयर अ मेमोरेंडम। ये भी बहुत खास चीज है, मेमोरेंडम की हम बात करते हैं। जब कोई पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करने के लिए जाएगा तो पूरे के पूरे प्रोसीजर को फॉलो करेगा और वही प्रोसीजर आपका सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 36 यहां पे बता रहा है। जी हां साथियों, वही पूरा का पूरा प्रोसीजर आपको सेक्शन नंबर 36 आपको बता रहा है, जो कि आपका कौन सा सेक्शन हुआ करता था, जो कि आपका सेक्शन हुआ करता था सेक्शन नंबर 41B हुआ करता था। ये आपका सीआरपीसी का 41B हुआ करता था, लेकिन आज आपकी इसकी किस्मत देखिए कि ये सेक्शन नंबर अपने आप में सेक्शन बन गया है, सेक्शन नंबर 36 बन गया है। मेमोरेंडम की हम कहानी बता रहे थे। जब जब पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा तो वहां पे एक मेमोरेंडम प्रिपेयर करेगा। उस मेमोरेंडम में वो सारी बातें लिखवाएगा कि हाँ इस व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद क्या करेगा, गिरफ्तार करने के बाद उस व्यक्ति का सिग्नेचर मींस की
वहां के पास जो संभ्रांत व्यक्ति रहेगा, मीन्स कि ग्राम का अगर प्रधान है तो ग्राम के प्रधान से वहां पे क्या कराएगा, सिग्नेचर कराएगा, या फिर उसके फैमिली मेंबर से, अगर कोई फैमिली का मेंबर होगा जो एडल्ट फैमिली मेंबर होगा तो वहां पे वो सिग्नेचर कराएगा और बताएगा कि हाँ इस व्यक्ति को हम लोगों ने क्या किया है, इस व्यक्ति को हम लोगों ने धूमधाम से गिरफ्तार करने का काम किया गया है। साथ ही साथ कह रहा है अटेस्टेड बाई एट लीस्ट वन विटनेस, देख लीजिए वन विटनेसेस की बात कर रहा है कि एक विटनेस से क्या कराएगा, अटेस्टेशन करवाएगा। हु इज अ मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द पर्सन अरेस्टेड और अ रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकेलिटी वेयर द अरेस्ट इज मेड। कभी कभी ऐसा होता है कि झाड़ी में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो क्या झाड़ी में हम कहां से रिस्पेक्टेबल मेंबर को खोज करके लाएंगे? जब किसी भी व्यक्ति को कोई भाग रहा है, इनकाउंटर कर दिया जाता है, भागते भागते उसको पकड़ा जाता है, हिट एंड रन में उसको पकड़ा जाता है, तब वहां पे कहां से किया जाएगा, उसके लिए अलग से प्रोविजो हमारे पास दे रखा है। आगे देखिए क्या कह रहा है काउंटर साइनिंग बाय द पर्सन अरेस्टेड, काउंटर साइन भी करवाया जाता है जिस पर्सन को हम लोग क्या करते हैं, अरेस्ट करते हैं। साथ ही साथ एक छोटी सी गाइडलाइन और आपके लिए दिए रखा है, सेक्शन नंबर 41 बी कहें या फिर सेक्शन नंबर 36 कहें आपके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कह रहा है इंफॉर्मेशन द पर्सन अरेस्टेड अनलेस द मेमोरेंडम इज अटेस्टेड बाय अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली दैट ही हैज अ राइट टू हैव रिलेटिव or a friend or any other person named by him to inform his of her arrested। यहां पे एक प्रोविजन ये दे रखा है कि अगर हम किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर लेते हैं, पता चला उसके घर वाले को पता ही नहीं चल पाया, तो उसको बेल उसके घर वाले कैसे दिलाएंगे? जब उसके घर वालों को पता चलेगा कि हाँ हमारा व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, उसका कोई फ्रेंड जानेगा, उसका कोई रिलेटिव जानेगा, तब तो उस व्यक्ति को छुड़ा करके लाने के लिए वो जाएगा, तब तो उसको छुड़ाने के लिए वो प्रयासरत होगा या नहीं होगा। तो यही कहा जा रहा है कि जब जब हम किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे तो उससे पूछेंगे कि बताओ तुम्हारे किसी रिलेटिव को बता दिया जाए कि तुम्हारे किसी दोस्त को बता दिया जाए, जिस व्यक्ति का वो नाम बताएगा कि हाँ इस व्यक्ति को इन्फॉर्म कर दीजिए कि हाँ हमने इस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया है, तो पुलिस की ड्यूटी होती है, पुलिस वहां पे उस व्यक्ति को इन्फॉर्म करेगा कि हाँ आपके इस व्यक्ति को हम लोगों ने क्या कर लिया है, आपके इस व्यक्ति को हम लोगों ने धूमधाम से अरेस्ट करने का काम किया है। अब आगे का काम आप देखिए कि किस तरह से आप इसका बेल कराएंगे, तभी तो पता चलेगा, नहीं तो पता चलेगा कि गिरफ्तार करके 4 दिन रखा है, जैसे 4 दिन रखेगा प्रिवेंटिव डिटेंशन हो जाएगा, और प्रिवेंटिव डिटेंशन हो जाएगा पुलिस वाले की जिम्मेदारी तय हो जाएगी कि भैया तुमने 4 दिन रखा क्यों? पूरा का पूरा सीआरपीसी आप लोगों के लिए दे रखा है, पुलिस वाले भाई साहब आपने सीआरपीसी का पालन क्यों नहीं किया? डीके बसु का केस डंडा लेकर के खड़ा है, हर एक चीज आप लोगों के पास यहाँ पे दे रखा है। साथ ही साथ सेक्शन नंबर 37 की बात करते हैं, द स्टेट गवर्नमेंट सेल। स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है? कंट्रोल रूम स्टैब्लिश करने की बात करता है। कहां कहां पे कंट्रोल रूम स्टैब्लिश किया जाएगा? तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में और एक स्टेट लेवल पे 2 कंट्रोल रूम को स्टैब्लिश किया जाएगा। किसके लिए स्टैब्लिश किया जाएगा? जब किसी भी व्यक्ति को हम अरेस्ट करके लाएंगे तो हम डिस्ट्रिक्ट के भी कंट्रोल रूम पे क्या करेंगे, उसकी लिस्ट बनाएंगे कि हाँ इस व्यक्ति को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है, और वही लिस्ट हम लोग कहां भेजेंगे, स्टेट लेवल पर भी भेजेंगे कि हाँ इस व्यक्ति को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। यहां पर देखिए स्टैब्लिश्ड अ पुलिस कंट्रोल रूम इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। यहीं से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेगा कि जो कंट्रोल रूम बनाया जाता है वो कहां पे बनाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाया जाता है, स्टेट लेवल पे बनाया जाता है, या नेशनल लेवल पे बनाया जाता है, कि ऑल ऑफ द एबव बनाया जाता है। तो कहां कहां पे बनाया जाता है? तो जो भी डिस्ट्रिक्ट हमारा बनाया जाता है पुलिस कंट्रोल रूम, वो 2 जगहों पे बनाया जाता है, एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाया जाता है और जो नेक्स्ट बनाया जाता है वो स्टेट लेवल पे बनाया जाता है। आगे देखिए, आगे कह रहा है डेजिग्नेटेड अ पुलिस ऑफिसर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड इन एवरी पुलिस स्टेशन नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ द पुलिस की बात कर रहा है। अब यहां पे रैंक हायरार्की की बात कर रहा है कि जिसको वहां पे बैठाया जाएगा, जो पुलिस ऑफिसर होगा वो क्या नहीं, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस से कम रैंक का व्यक्ति यहां पे नहीं होना चाहिए। कहां पे? तो पुलिस कंट्रोल रूम जो बनाया जाएगा उससे कम का व्यक्ति वहां पे नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हवलदार को हम बैठा दिए कंट्रोल रूम में, ऐसा नहीं होगा। इसी व्यक्ति को क्या किया जाएगा, इसी व्यक्ति को वहां पे डेजिग्नेट किया जाएगा। आगे देखिए, आगे इसमें क्या कह रहा है, सेक्शन नंबर 38 आपका क्या कह रहा है? सेक्शन नंबर 38 कह रहा है, जो कि बड़ा सा प्यारा ही सेक्शन है, जो कि हमको कहां देखने के लिए मिलता था, सेक्शन नंबर 41 डी ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता था, सेक्शन नंबर 41 डी। ये क्या कह रहा है? ये कहता था प्यार से कि when a person is arrested and interrogated by a police officer shall be entitled to, क्या किया जाता था? उस व्यक्ति को इंटाइटल्ड किया जाता था कि तुम अपने किसी भी पसंद के एडवोकेट से क्या कर सकते थे,
मिल सकते हो। तुम अपने एडवोकेट से मिलो, तुम अपने बेल का इंतजाम खुद करो। यह पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होती है। पुलिस ऑफिसर उसको बताएगा कि तुमको हम लोगों ने अरेस्ट तो कर लिया है, लेकिन बाबू तुम्हें बेल पाने का भी अधिकार है। तुम अपने लिए एक वकील का इंतजाम कर लो। जिस वकील को तुम अच्छा समझते हो उस वकील को तुम बुला लो और बुला करके अपने बेल के लिए तुम अर्जी लगवाओ। तो वही आपका ये बात करता था। कौन बात करता था? तो सेक्शन नंबर आपका 38 यहां पे दे रखा है। और ये हमारा सेक्शन क्या हुआ करता था? तो ये हमारा सेक्शन सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 41 कैपिटल डी हुआ करता था। तो साथियों, आप लोगों ने इसको एंजॉय करने का काम किया, जो कि सेक्शन नंबर 41 ए बी सी डी, इन चारों सेक्शंस को हम लोगों ने यहां पे पढ़ने का काम किया। एक एक प्रोविजंस को मैंने आपके सामने डिटेल में रखने का काम किया। कोई भी ऐसा प्रोविजंस नहीं था जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाए और उस प्रोविजंस को मैंने आपके सामने डील न किया हो। ये एज यूजुअल डिट्टो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका आपके सीआरपीसी का है, जो कि आपको आपके बीएनएसएस 2023 के अंतर्गत देखने के लिए मिल रहा है। ये पार्ट हमारा साथियों, ये जो था ये पार्ट नंबर 1 था। अब हम जो नेक्स्ट लेकर के आएंगे वो पार्ट नंबर 2 लेकर के आएंगे, जो कि सेक्शन नंबर 39 से होगा। तो साथियों, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियोस में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।